सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या डार्विन की थ्योरी धर्म विरुद्ध है, और क्या डार्विन की थ्योरी एकदम सही है, क्या उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्या उसी के सिद्धांत के आधार पर हम मनुष्यों का विकास हुआ है, क्या हमारी चेतना का विकास ऐसा ही हुआ है। तो इस विषय में ये काफ़ी गहरा विषय है और काफ़ी इसमें वाद विवाद बहुत कड़वे होते हैं। तो पहली बात है कि डार्विन ने प्रमाण दिए थे अपने सिद्धांत के पक्ष में, इसलिए उनकी बहुत सारी बातें मान्य हुई और अभी स्वीकार्य में से है। बायोलॉजी का शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो डार्विन थ्योरी को नहीं जानता हो, और जो अन्य विधा के लोग हैं वे भी डार्विन के सिद्धांत से बहुत कुछ परिचित या सुने रहते हैं। और डार्विन की थ्योरी ने एक मुद्दा तो बना ही दिया है जो धर्म के सिद्धांत हैं उसके साथ, लेकिन सभी धर्म के सिद्धांत के साथ नहीं है ऐसा। वे धर्म जो अब्राह्मिक धर्म हैं उनके साथ यह दिक्कत है कि वे विकास की अवधारणा को नहीं मानते हैं, वो एक वन टाइम क्रिएशन मानते हैं, एक ही बार पैदा हो गया कुछ, जबकि सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता है। सनातन धर्म वन टाइम क्रिएशन को नहीं मानता है, बल्कि सनातन धर्म क्रिएशन को ही नहीं मानता है। वह तो यह मानता है कि यहाँ निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया जारी होती है। एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते, यह उपनिषद बतला रहा है कि यहाँ पर उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ बदलाव देखे जाते हैं। यह जगत जो है परिवर्तनशील जगत कहा जाता है। तो डार्विन का सिद्धांत परिवर्तनशील का सिद्धांत तो है, लेकिन वह कोई परिवर्तनशीलता तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई देख रहे थे। बात यह है कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि उस सिद्धांत का नाम जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का करके उन्होंने पुस्तक निकाली थी, काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ हुआ यह। वे यह कहते हैं कि कोई भी जो जीव विकसित हुआ है वो आपसी संघर्ष के साथ विकसित हुआ है। संघर्ष किया भोजन के लिए, स्थान के लिए और अपने सुरक्षा के लिए और मेटिंग के लिए, यानी प्रजनन के लिए। तो प्रजनन के लिए भी संघर्ष किया और भोजन के लिए संघर्ष किया और जिस जगह रहना है उस जगह के लिए संघर्ष किया और अपने को खतरे से बचाने के लिए संघर्ष किया। और इस संघर्ष के कारण ही उसमें विकास हुआ, उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का, हर तरह का विकास हुआ। और बहुत कालांतर में, बहुत लंबे समय तक जो है विकास होता गया। और उसमें से जो बचते गए, जो उस स्थान के लिए उपयुक्त हुए, जो बचते गए, तो उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो
सबसे फिट हैं वही लोग जो हैं वे बचने में सफल हो गए। सभी जीवों के साथ उन्होंने यही कहानी बताई और उसके लिए उन्होंने फॉसिल्स का एविडेंस दिया, जीवाश्म के ऊपर उन्होंने काम किया, यानी उन्होंने मुर्दा पर काम किया एक तरह से, और कहा कि इसी तरह से विकास होता है जो है जैसे मेढक है वह मछलियों से बचने के लिए संघर्ष किया और पानी से आ गया जमीन पर, यानी पानी और जमीन दोनों जमीन पर आ गया वो बचने के लिए। तो इसी तरह से अन्य जीव भी संघर्ष किए, तो किसी ने अपने टांगें इसी तरह से विकास में लंबी कर ली ताकि ऊंची ऊंची पत्तियों खा सकें, जैसे जिराफ की बात होती है। तो किसी ने हॉर्न विकसित कर लिए, सींगें विकसित हो गई किसी की संघर्ष में। तो मतलब कि यह एक दिन का नहीं रहा संघर्ष, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। उनके कहने का यह तात्पर्य था। तो यह जो है इस तरह से नई नई प्रजातियां बनती गई और बहुत सारी प्रजातियां मिटती गई। अब यहाँ पर जो बात दरअसल ये जो प्रश्न यह है जो खड़ा हुआ कि पहला जो इस पर आपत्ति की जो बातें हैं वो यह हुआ कि भाई पहला जीव कैसे बना। पहले प्रकार के जीव ने संघर्ष कहाँ से किया, यानी पदार्थ से जीव कैसे बना। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है। तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाया कि पदार्थ से जीव कैसे बन जाता है। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि इसी तरह से कई वैरायटी बन जाती है, तो कई वेरिएशंस आ गए, बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें उत्पन्न हो गई और कई तरह के गुण उसने विकसित कर दिए। तो लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो कहता है कि जितने भी ये सब बहुत सारे गुण हैं जो वेरिएशंस आए हैं, ये सारे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक ही हों, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र ही होते हों। तो फिर वे वेरिएशंस कैसे उत्पन्न हुए इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे। और मॉडर्न जेनेटिक्स जब नहीं मानता है कि इस तरह से वेरिएशन कोई अगली पीढ़ी में जाते हों। फिर एक बात और आती है कि जो जीन में जो म्यूटेशन होते हैं उसके विषय में डार्विन जो है उतना नहीं बता पाए, जबकि म्यूटेशन की भी भूमिका मानी जाती है इवोल्यूशन में। जीन में भी इवोल्यूशन होते हैं और जीन में इवोल्यूशन से प्राणियों में भी इवोल्यूशन हो जाते हैं और व्यक्ति में म्यूटेशन होते हैं। तो म्यूटेशन की जो भूमिका है वह डार्विन नहीं बता पाए। म्यूटेशन का मतलब होता है कि एकाएक चेंज हो गया जीन में, कुछ जुड़ गया, उसमें कोई ट्रेट जुड़ गया या कोई हट गया, डिलीट हो गया, या कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर गया या उनका पोजीशन बदल गया, अल्टरेशन हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया, नीचे हो गया ऊपर, इस तरह से बदलाव हो गया। या उसका कोई हिस्सा कट के ऊपर से पूरा का पूरा एक सेक्शन ही शिफ्ट हो गया, तो वो शिफ्टिंग म्यूटेशन भी होता है। तो इस तरह से जो कई तरह के म्यूटेशन होते हैं, तो इस तरह के म्यूटेशन की भी भूमिका आधुनिक जो विज्ञानी है वे मानते हैं। तो वह जो है डार्विन नहीं बता पाए, तो यह उनकी भी दिक्कत होती है। फिर हर प्राणियों में पाया गया कि कुछ ना कुछ ऐसे अंग हैं
जिनका कि कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वे अभी भी शरीर में हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि उनका उपयोग नहीं तो शरीर में अभी आप क्यों हैं, जब अभी भी कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यह ये नहीं बता पाए कि जिस चीज़ का फंक्शन खत्म हो गया वह चीज़ अब शरीर में क्यों है, कैसे है। इसके बाद फिर यह बात उठती है कि कुछ ऐसे भी वेरिएशन हैं जिसका कुछ ना ऐसा फायदा दिखता है ना नुकसान दिखता है, यानी न्यूट्रल वेरिएशन है। तो आखिर उनका विकास कैसे हुआ, यह एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है। और जो किसी जो पहली प्रजाति थी मान लीजिए, उसका फिर वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि पहले ब्लू ग्रीन अलगा आया, बतलाते हैं बैक्टीरिया आया, तो वो बैक्टीरिया फिर किसके संघर्ष से उत्पन्न हुआ। तो संघर्ष से कोई उत्पन्न हो रहा है, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो वहां पर वह कैसे उत्पन्न हुआ बैक्टीरिया, ये नहीं बता पा रहा। फिर इन्होंने जितने भी जीवाश्म देखे सब जीवाश्म के आधार पर ही, सब मरे हुए के आधार पर ही इन्होंने सारी बातें की। इन्होंने जीवित पर तो कुछ भी नहीं किया। लाइफ कैसे इवॉल्व होता है यह तो इन्होंने नहीं देखा। बस मरे हुए का इन्होंने फॉसिल इकट्ठा किया और बस एक एक्सप्लेनेशन दिया, हालांकि बहुत सारा कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी एक ही गलत है पूरा थ्योरी। तो लेकिन वह मरे हुए का है और उसमें से कुछ लिंक गायब भी हैं, कुछ लिंक नहीं भी मिले हैं। तो खैर इसमें उनका कसूर नहीं माना जाएगा कि सब चीज़ नहीं खोज पाए। सब चीज़ खोजने का उन्होंने न दावा किया और न यह डिजायरेबल है, न ही हम ऐसा मांग कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति से कि आपने सारे रेंज के जितने भी जीवाश्म में क्यों नहीं खोजे। या तो उनको जितना मिला उसके आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन यह तो जरूर है कि उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ जो है मृत में किया, लेकिन जीवित प्राणियों में नहीं देखा कि कैसे जीवन का विकास होता है, जीवन कैसे विकसित होता है, यह जीवित प्राणियों में नहीं देखा। इसलिए यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब लाइफ को आपने देखा ही नहीं तो लाइफ के विषय में आप कैसे पूरा ठोस होकर दावा कर सकते हैं कि लाइफ ऐसा ही विकसित हुआ। लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से होती हैं। आप कैसे मैटर से, कैसे पदार्थ से, जड़ से ही सीधा सीधे आप दिखला देते हैं कि जड़ से जो है ये प्राणी बन गया, कैसे बन गया। कोई कहेगा कि उसमें अलग अलग परिस्थितियां डाली गई, अलग प्रेशर डाला गया, अलग टेम्परेचर डाला गया, तो इससे जीव उत्पन्न हो गया। क्या अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर डाल देने से जीव उत्पन्न हो जाएगा? यदि वैसा ही टेम्परेचर प्रेशर डाल दिया जाए जैसा कि अभी है तो क्या जीव उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि अभी जीव उत्पन्न तो हो रहा है इस टेम्परेचर प्रेशर में भी। तो अगर हम उन पदार्थों को डाल दें तो क्या हो जाएगा? या जिस समय के लिए भी दावा किया जाता है कि इस समय यह उत्पन्न हुआ, वैसा अगर उत्पन्न हम कर दें तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा करके वैज्ञानिकों ने देखा तो ऐसा तो उत्पन्न होता हुआ नहीं पाया गया कि हम सिर्फ वही कंडीशन डाल दें तो उसे उत्पन्न ही हो जाए। हालांकि यह सही है कि कृत्रिम रूप से एमिनो एसिड्स भी बनाए गए हैं, तो वो किस कंडीशन पर बनाए गए हैं वो तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बनाए, लेकिन सारे जड़ पदार्थ अपने हिसाब से ही उसी समय विकसित हो गए। तो यह कौन सी कंडीशन रही यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज़ को उत्पन्न होने के लिए असंख्य कारक होते हैं। उतने कारण हम लेबोरेटरी में डाल भी नहीं सकते। उस वक्त प्रकृति की कितनी बातें थी, किनका कितना चुंबकीय प्रभाव था, कितना ये सब था, वो हम डाल भी नहीं सकते।
तो हम उस स्थिति को पूरा क्रिएट भी नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, इतना आसान भी नहीं होता है। उस वक्त की कैसी स्थिति परिस्थिति रही होगी तो उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या उतने मात्र से ही वो इवॉल्व हो जाएगा? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है। और वो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो जड़ पदार्थ जिसको हम कहते हैं वो वैसा जड़ नहीं है, उसमें चेतन तत्व का प्रवाह है, उसमें कुछ लाइफ फोर्स तो है ही जिससे इवॉल्व हो जाता है, कुछ से कुछ बन जाता है। यदि उससे हम कहते हैं कि बन गया तो, अन्यथा ऐसे जीव से ही जीव बन रहा है और जीव से जीव बनता जा रहा है। पृथ्वी की कंडीशन बदलती जा रही है, उसके बावजूद भी जो डीएनए है वह सरवाइव कर रहा है और इवॉल्व कर रहा है, वह कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि बहुत सारे नष्ट भी हो गए परंतु वह कंटिन्यू भी कर रहा है। तो वह क्यों कंटिन्यू कर रहा है, इसकी समुचित व्याख्या संतोषजनक कभी नहीं हो पाई है। और छोटे मोटे जो परिवर्तन वेरिएशन होते हैं वह तो मॉडर्न जेनेटिक्स भी मानता है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल ऐसा नहीं होता है इवोल्यूशन में, जैसा कि डार्विन बताते थे। तो ये धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, लेकिन कैसे विनाश को भी ये इवोल्यूशन बतला रहे हैं, लेकिन डिवोल्यूशन भी तो होता है, यानी जो विकसित हो गया उसका धीरे धीरे नाश भी हो जाता है। तो सरवाइव कर लिया, एकदम फिट है, फिर उसका नाश कैसे शुरू हो गया जबकि वो सरवाइव कर ही रहा था, अच्छा ही था? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ठीक है, लेकिन उसका जो डिवोल्यूशन स्टेट है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, यह देख लिया गया। लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी भी हैं जो देखा गया कि जो फिटेस्ट है वो फिर नाश को भी प्राप्त हो गया, और फिटेस्ट होने की वजह से ही नाश को प्राप्त हो गया। यानी जो एक मोमेंट में फिटेस्ट था वही अगले मोमेंट में फिटेस्ट नहीं रहा। तो ऐसा कैसे हो गया कि वही, यानी हर मोमेंट पे बदल रहा है, क्या फिटेस्ट है क्या फिटेस्ट नहीं है? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये फिटेस्ट हो गया? तो हम बस यह कह सकते हैं कि जो बच गया बस वही फिटेस्ट है, जब तक बचा है उसको हम फिटेस्ट कहते रहे। तो यही है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह फिटेस्ट है, क्योंकि जिसको हम फिटेस्ट कहते हैं वही तो फिर जो है फिटेस्ट नहीं रह जाता है, बल्कि ये नाश को प्राप्त होने वाला हो जाता है। तो अनफिट हो गया, जो फिटेस्ट है वो अनफिटेस्ट हो गया। और जो विकास का है, इसमें एक ऐसा उदाहरण आता है, जैसे सेलाजिनेला है, एक ऐसा प्राणी है, वह कभी जैसा आज से लाखों वर्ष पहले था वैसा ही आज भी है, उसमें देखा गया कि कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। तो वो कैसे बचा हुआ है भाई, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखा जाता है कि जो ओवर स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष हो गया तो उसकी वह विशेषता ही, किसी गुण में वह विशेषता हासिल कर दिया, इसके कारण वो सर्वाइव कर गया, परंतु उसकी वह विशेषता ही उसके लिए नाश का कारण बन सकती है। जैसे किसी ने अपना विकास किया इस तरह से, अपने को बहुत स्ट्रांग बना लिया तो वो बच गया, लेकिन उसके कारण ही जब उसने अपने को स्ट्रेंथ को बढ़ाया, उसके कारण क्या था कि उसमें एक क्षमता तो यह बढ़ गई, दूसरी क्षमता उसकी छुपने की क्षमता घट गई, लड़ाकू क्षमता तो बढ़ गई, छिपने की क्षमता घट गई, क्योंकि अब वो बिल्कुल उजागर हो जा रहा है। तो वैसे में उसके ऊपर घात करना आसान हो जा रहा है और उसमें लड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जा रही है। उसके कारण उसका आत्मविश्वास जो बढ़ गया है, उसके कारण भी वो मारा जा रहा है। तो हाथियों के जो बड़े बड़े दांत निकल आए, टस्क निकल आए, किसी किसी के बड़े बड़े हॉर्न हो गए, तो वे सब जानवर भी तो उसके कारण नाश को प्राप्त हो गए। कैसे?
जबकि जिन हाथियों के वैसे वैसे टस्क नहीं थे वे बच गए, और जिनके उतने भारी भारी भरकम शरीर था, मजबूत थे, सब कुछ था, तो वे सब भी नाश को प्राप्त थे। तो ये सब सारे प्रश्न खड़े होते हैं। अब यहाँ चेतना के ऊपर हम बात कर लें जरा। जो संसाधनों में जो कमजोर रहे, जो आध्यात्मिक व्यक्ति वे संसाधनों में तो कमजोर रहे, परंतु उन्होंने अपनी चेतना का विकास कैसे इतना कर लिया कि बड़े बड़े संसाधन संपन्न उनके सामने झुकने लगे। एक प्रश्न तो यहां यह खड़ा होता है। जब हम भोजन करते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब हम भोजन करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, तो जब भोजन हम करते हैं तो उससे और कमजोर हो जाते हैं। बल्कि हम भोजन जब नहीं करते हैं तो हम ज्यादा मजबूत होते हैं, हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ज्यादा भोजन करने वाला ज्यादा मर जाता है जल्दी, कम भोजन करने वाला, कम संसाधन वाला वो बच जाता है। इससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब जो पहला पदार्थ निकला वो कैसा निकला? जब ये अगर हम यूनिवर्स को ऐसा मान लेते हैं, ऐसे वैज्ञानिक सब कहते हैं कि धमाका हुआ और उसके बाद जो है पदार्थ जो अव्यक्त थे वे व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन वे जो प्रकट हो गए उन्हीं में से ये प्रकट हुए हैं। तो जब किसी चीज़ का अभाव है तो वहाँ से वो भाव कैसे बन गया, कैसे वहाँ हो गया? इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ बीज था, उसमें पदार्थ में कुछ ना कुछ तो ऐसा बीज था कि उसने मॉलिक्यूल बनाया, जुड़ने का बीज था। अन्यथा एक संभव कैसे हो सकता था? कैसे डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बन जाता है? क्यों जो उसका बेस पेयर है वैसे ही जुड़ जाता है? ये क्रिक भी नहीं बतला पाए थे। वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसमें ये वाटसन और क्रिक इस चीज़ को नहीं स्पष्ट बता पाए कि वे क्यों जुड़ जाते हैं, उसी क्रम ऐसे ही क्रम में क्यों जुड़ जाते हैं, आखिर उसमें कार्बन ऐसे ही क्यों जुड़ता है। और जो पदार्थ है वह किस प्रेरणा से उस तरह से जुड़ा, उस प्रेरणा का इस विकास में कहाँ रोल है, इस चीज का डार्विन कहाँ बता पाए? आखिर उसकी क्या भूमिका है? एक पदार्थ जुड़ करके दूसरे पदार्थ को बनाता है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? बाक्सान जो कहते थे उसमें वाइटल फोर्स है, उसमें लाइफ फोर्स है उसके भीतर, जो हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और जिसको हम जड़ पदार्थ कह रहे हैं, वह जिसको हम सिर्फ मैटर कह रहे हैं, वो सिर्फ वैसा मैटर नहीं हो जिसे हम समझते हैं। उसमें लाइफ हो जिसको कि हम नहीं देख पा रहे हैं। यानी जो पदार्थ जिसको हम कहते हैं वह पदार्थ नहीं, वो चेतना हो। और इलेक्ट्रॉन सूचना को एक्सचेंज करता है, फोटोन सूचना को एक्सचेंज करता है। इससे भी यह लगता है कि उसमें चेतना का तो है प्रवाह। सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ वह चुनाव भी करता है। जब जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन ये बिहेव करता है कि कभी वह पार्टिकल के रूप में हो जाता है और कभी वेव के रूप में हो जाता है। वो बिहेव करता है, वहाँ उसका चॉइस होता है। तो चॉइस का मतलब हो गया कि वहाँ पर चेतना है। तो पदार्थ में चेतना का प्रवाह इससे सिद्ध होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि सूचनाएं जो है यूनिवर्सल कैसे हो जा रही हैं, तुरंत समय ट्रांसफर कैसे हो जा रही हैं, कैसे वे अपने को रेप्लिकेट करते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं।
कैसे प्रभावित करते हैं, तो उसमें प्रभावित करने के ये सब जो गुण हैं, क्या वे सिर्फ पदार्थ होने के कारण गुण हैं? तो क्या वे पदार्थ के गुण माने जाएंगे? या जिस तरह से प्रभावित करते हैं जीव, सेलेक्टिव प्रभावित, क्या उस तरह से सेलेक्टिव प्रभावित तो पदार्थ करते हैं? क्योंकि जीव जो है चुनाव करता है, और पदार्थ उसी को कहते हैं सामान्यता जो कि एक जैसा बिहेवियर करता है एक के साथ। तो क्या उसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया है या नहीं? क्या वो इतना प्रेडिक्टेबल है जितना कि जीव प्रेडिक्टेबल है? प्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है वह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पदार्थ में होती है, लेकिन जीव में जो है, जीव में भी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, परंतु वह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब्जेक्टिव होता है। तो क्या सब्जेक्टिव प्रेडिक्टेबिलिटी, संभाव्यता उसमें है या नहीं है पदार्थ में? तो पाया गया कि पदार्थ ने भी सेलेक्टिवनेस दिखलाया है। तो ये सब बहुत अभी शोध के विषय हैं। चेतना का जो है अभी शोध का विषय है, अभी चल रहा है, अभी कोई फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा गया है। और यह देखा जा रहा है कि चेतना का प्रवाह जो है वो पदार्थ से तो आ रहा है। इसका मतलब है कि पदार्थ की जो बहुत सूक्ष्मता होगी, चेतना वहाँ पर होगी, वहाँ से प्रवाहित हो रहा है। तो ये ऐसा ही डिजाइन होगा, जैसे बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा, तो यह डिजाइन किस आधार पर निर्धारित हुआ? उसने वैसा ही डिजाइन क्यों बनाया? फिर यह डिजाइन मनुष्य में इस तरह से क्यों हुआ? और इन सब चीज के पीछे होने का आखिर मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? सभी संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद भी मनुष्य निराश क्यों को प्राप्त हो जाता है? संतुष्ट क्यों नहीं होता? जिस चीज की कामना वह शुरू से करता आ रहा है, वो सारी बातें जब उसे मिल जाती है, उसके बाद वह और घोर अनसेटिस्फाइड क्यों हो जाता है? और कुछ लोग जो कि नहीं पाते हैं, परंतु दूसरे को अनसेटिस्फाइड देख करके ही कैसे सीख जाते हैं? उनमें आखिर ऐसी कोई चेतना की विलक्षणता है कि बिना पदार्थ को भोगे हुए भी समझ जाते हैं कि यह जो है उतना उपयुक्त नहीं है। तो यह तो एक चेतना का सिलेक्शन हुआ, और उस आधार पर निर्णय करके एक बेहतर चॉइस कर लेते हैं वे। तो ये सब जो बातें हैं, इस तरह से जो विकास हम लोग का होता है, हम लोग का माइंड बढ़ता जा रहा है। यह भी देखा गया है कि हम लोग का दिमाग बढ़ रहा है, और सिर्फ दिमाग का साइज नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसके भीतर जो है उसका फंक्शन भी बढ़ रहा है, उसमें स्पीड बढ़ रहा है। और हम लोग के दिमाग के बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं जो अभी इतने सक्रिय नहीं हैं। आखिर वे जो हिस्से जो अभी सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, वे आखिर कहाँ से वैसे क्यों विकसित हुए, और क्यों उसको हमारा दिमाग अभी तक रखा हुआ है? क्रोमोसोम्स में बहुत सारे हिस्से होते हैं जो बहुत अभी सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं। उसका फंक्शन, उसका ट्रेट, क्यों उसको शरीर ढो रहा है जब उतना यूज नहीं आ रहा, या उसका कोई यूज है जो कि हम अभी खोज ही नहीं पाए। उसी तरह से डीएनए के सारे जो पूरे सारे हिस्से हैं, सारे एक साथ सक्रिय नहीं होते हैं। बहुत सारे हिस्से, 95% हिस्से जो है वो वे अनयूज्ड रहते हैं। क्यों अनयूज्ड को इतना क्यों ढोया जा रहा? वह कैसे विकसित हुए? क्या वे पहले यूजफुल थे, अब यूजफुल नहीं रह गए? अब नहीं रह गए तो उसको क्यों ढोया जा रहा है? या उसको यह सोच करके रखा जा रहा है कि बाद में कभी यूजफुल होगा, या उसका यूज है और हम अभी समझ नहीं रहे।
उसके यूज को, ये सब हो सकते हैं। अगर हम उसको यूज़फुल नहीं माने तो उसको आगे शरीर हमारा क्यों उसको विकास के क्रम में उसको ढोया, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने में तो एनर्जी लगती है, उसको हटा क्यों नहीं दिया। तो ये तमाम तरह के जो प्रश्न खड़े होते हैं, ये उसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी में या एक वह निकालते हैं। अब रही धर्म की बात, तो सनातन धर्म तो मानता है, विकास की बात को मानता है कि सतत इसका विकास हो रहा है, और यह विकास को प्राप्त होते होते कहाँ तक जाएगा। क्या एक ऐसा समय आएगा कि ये परिवर्तन रुक जाएगा, क्योंकि परिवर्तन को ही तो विकास कहेंगे। अभी पहले था कुछ और अभी अब हो गया, तो इसी को तो विकास कहते हैं। इसको हम विनाश भी कर सकते हैं। तो विकास और विनाश की परिभाषा हम कैसे निर्धारित करेंगे कि यह विकास की ओर है कि विनाश की ओर है। जब तक कोई प्राणी बचा हुआ है तब तक हम कहेंगे विकास है, जब प्राणी समाप्त हो गया तो कहेंगे विनाश है। तो कोई भी ट्रेट, कोई भी गुण जो हमें लगता है आज विकास है, वो विनाश भी हो सकता है। तो सनातन धर्म तो इस तमाम तरह की चीज़ों को, जो जिसको लोग विकास कह रहे हैं या विनाश कह रहे हैं, तो यह तो वह सिर्फ एक रूपांतरण मानता है। आप विकास में है या विनाश में है, वह रूपांतरण है। तो वह रूपांतरण की प्रक्रिया को सनातन धर्म स्वीकार करता रहा है, और यह कहता है कि इस रूपांतरण की प्रक्रिया से परे एक अरूपांतरित प्रक्रिया है, एक समग्र चेतना है जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है। तो उस परम चेतन तत्व की ओर ले जाने को ही वह कहता है विकास, जिसके बाद फिर जरूरत नहीं रहती है। तो वह विकसित हो गया, अब इसके बाद फिर कोई विकास की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि परम अवस्था को, शाश्वत अवस्था को प्राप्त हो गया। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा। वीडियो लंबा है लेकिन विषय बहुत गहन था, इसलिए इतनी सारी बातें कवर करनी पड़ी ताकि कोई बात छूट न जाए। तो ओम।